वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ये जो चैप्टर है हमारे सेक्सुअल प्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर का ये लास्ट पोर्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें दो चीजें डिस्कस करनी है, एक है बर्थ कंट्रोल मेथड और दूसरी जो है वो है इनफर्टिलिटी। देन बर्थ कंट्रोल के लिए हमें क्या डिस्कशन करना है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी रहती है, जो रिक्वायर्ड बेबी नहीं रहते या फिर बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो एज होता है वो 40 to 45 होता है। ओके, तो उस तरीके से अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है, तो उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हैं, जो मेथोडोलॉजीज है, वो है इन केस ऑफ बर्थ कंट्रोल, वो हमें डिस्कस करनी है इन द बर्थ कंट्रोल। ओके, नाउ द फर्स्ट मेथड इज गिवन देयर, दैट इज और ये मैं पहले बता दूं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप ये खुद से पढ़ लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ रीडिंग इसमें थोड़ा डिटेल में ना जाके आप जस्ट रीड भी कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो मुझे ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो पहले जो मेथड दी है वो है टेम्पररी मेथड। ओके, टेम्पररी मेथड में उसी टेम्पररी मेथड को सेफ पीरियड या फिर रिदम मेथड भी बोला जाता है, सेफ पीरियड या फिर रिदम मेथड। इस पीरियड में, इस मेथड में क्या होता है, अगर बर्थ कंट्रोल करना है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यहाँ पे यूज करना है तो सेफ पीरियड बिफोर सेफ वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 7 डेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद में की जो 7 डेज है, दीज 7 डेज मीन्स 14 डेज का जो पीरियड होता है बिफोर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ सेफ पीरियड। उस पीरियड को सेफ पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं हो सकती। ओके, सो ये सेफ पीरियड है फॉर द सेक्सुअल इंटरक्शन। सेक्सुअल इंटरक्शन के लिए सेफ पीरियड होता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सेफ पीरियड होता है बिफोर एमसी, जो पहले 7 डेज होते हैं, और एमसी पीरियड के बाद के जो 7 डेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेफ पीरियड और नेचुरल मेथड। लेकिन ये यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है, तो ये पूरी तरीके से सेफ नहीं होता। सेकेंड जो मेथड है वो कॉइटस इंटरप्शन और विड्रॉल मेथड। कॉइटस इंटरप्शन और विड्रॉल मेथड, यहाँ पे क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है, दैट मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना, वजाइना से पेनिस को विड्रॉल कर लेता है बिफोर इजैकुलेशन। जो सीमेन आने वाला है, सीमेन इजैकुलेशन के दौरान जो सीमेन रिलीज होता है, उस सीमेन को रोकने के लिए बिफोर इजैकुलेशन पेनिस को विड्रॉल किया जाता है टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब जो भी सीमेन आएगा उस सीमेन का इंसेमिनेशन वजाइना में नहीं होना चाहिए, इसलिए पेनिस को बिफोर इजैकुलेशन वो क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉइटस इंटरप्शन और विड्रॉल मेथड। ये भी एक्चुअली सेफ मेथड नहीं रहती, क्योंकि जो इजैकुलेशन के पहले जो प्री इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है, उसमें कुछ फ्लूइड बाहर निकलते हैं पेनिस से, तो वो जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड में भी स्पर्म हो सकते हैं। सो इट इज नॉट अ सेफ मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल, ये सेफ मेथड नहीं। नेक्स्ट वन है लैक्टेशनल एमोर्निया। ओके, लैक्टेशनल एमोर्निया करके एक मेथड है। यहाँ लैक्टेशनल एमोर्निया का मतलब होता है कि जब लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होता है, उस टाइम को लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। और उस लैक्टेशन पीरियड में जब तक के एमसी पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं हो जाती आफ्टर प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी कैरी होने के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है अप टू द 9 मंथ, या फिर उसके भी बाद में जब तक कि एमसी पीरियड कंटिन्यू स्टार्ट नहीं हो जाती, वो जो पीरियड है उस पीरियड को हम आफ्टर अ प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड एज अ लैक्टेशनल एमोर्निया। उस पीरियड को हम लैक्टेशनल एमोर्निया, जब ब्रेस्ट फीडिंग का वक्त होता है, जब मिल्क प्रोड्यूसिंग का वक्त होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड को भी हम यहाँ पे सेफ पीरियड कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट अ एग्जैक्ट मेथड टू बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए वो भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन जो मेथड भी है वो केमिकल मीन्स बैरियर मेथड, मतलब केमिकल का यूज करके केमिकल मीन्स इन दिस मेथड केमिकल्स लाइक फोम, टैबलेट्स, जेलीज एंड क्रीम्स आर यूज बाय द फीमेल पार्टनर। क्या होगा इस मेथड में, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाएगा बाय द फीमेल पार्टनर। फीमेल पार्टनर उस केमिकल का, इसमें फोम आता है, टैबलेट्स आती है, जेलीज आती है, विच इज
क्रीम आता है विच इज यूज बाय द फीमेल पार्टनर। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, दीज केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ वजाइना एंड दे अडेयर टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इमोबलाइज द एंड किल द स्पर्म। अब जो भी वजाइना, क्योंकि वजाइना में ये सारे केमिकल्स का अगर यूज किया जाए तो जो भी स्पर्म आएंगे पेनिस से होके, जो भी स्पर्म एंटर करेंगे इनसाइड द वजाइना, वो किल किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। उस केमिकल का हेल्प लेके वो जो स्पर्म है वो किल किए जा सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अगेन नेक्स्ट मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। ये भी केमिकल का यूज करना जो प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं, डायरेक्टली मेडिकल से अवेलेबल नहीं होते, दैट इज फोम है, टैबलेट्स है, जेलीज है, ओके। तो ये भी, लेकिन इसके वजह से एलर्जी रिएक्शन कैरी आउट हो सकती है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट मेथड टू बर्थ कंट्रोल। इसे भी हम करेक्ट मेथड में, या फिर यहाँ पे चांसेस होते हैं टू फेल्यूर, ओके, चांसेस टू फेल्यूर, सो इट इज नॉट अ एग्जैक्ट करेक्ट मेथड। नेक्स्ट वन जो मेथड दी है आपको वो है मैकेनिकल मीन्स और बैरियर मेथड। मैकेनिकल मीन्स, सॉरी, मैकेनिकल मीन्स और बैरियर मेथड। बैरियर मतलब रोकने के लिए कुछ वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज जो अड़चन है उसे हम बैरियर बोलते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले जो आता है वो है कॉन्डम, दूसरा जो है वो डायफ्राग्राम है, सर्वाइकल कैप्स है और वर्ड्स है, और थर्ड है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कॉन्डम क्या है ये, इट इज अ थिन रबर शीट that is used to cover the penis of male and during a copulation। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के पेनिस को कवर करने वाला एक रबर शीट है, ओके। उस रबर शीट के वजह से क्या होगा, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी पेनिस में से सीमेन आएगा वो सीमेन वजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा, ओके। सो इट इज द वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट, ओके। सो ये जो मेथड है इसे हिंदी में निरोध भी किया बोला जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रोवाइड भी करती है, ओके। नाउ डायफ्राग्राम, सर्वाइकल एंड कैप्स वर्ड्स। इसमें क्या होता है, डायफ्राग्राम का मतलब होता है डिवाइस यूज बाय फीमेल। ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस इज यूज बाय फीमेल, ओके, फीमेल यूज करती है एंड प्रिवेंट अ कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर इसे एडजस्ट किया जाता है, और सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स मतलब वजाइना के ऊपर जो पोर्शन होता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उस सर्विक्स में ये रबर लाइक स्ट्रक्चर ऐड किया जाता है। उस वजह से जो वजाइना में जो भी स्पर्म आएंगे थ्रू द सीमेन वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। सो डायफ्राग्राम इज द डिवाइस यूज बाय द फीमेल आर मेड अप ऑफ रबर, दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स एंड डिवाइस इज इंसर्टेड इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सर्विक्स को रोकने के लिए, सर्विक्स के अंदर स्पर्म की एंट्री रोकने के लिए एक रबर शीट का यूज किया जाता है जिसे हम डायफ्राग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDS भी बोलते हैं। ये शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। इंट्रायूटेराइन डिवाइस में क्या आता है कि एक मेटल ऑब्जेक्ट रहता है, इट इज प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट रहता है विच इज प्लेस्ड बाय ट्रेन डॉक्टर और नर्स। ये जो प्रोसेस है ये ट्रेन डॉक्टर और नर्स के हाथों से ही ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसमें जो आती है वो लिप्स लूप है, कॉपर रिलीजिंग IUDS डिवाइस है और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है, ओके। आपके बुक में इसकी डायग्राम दी है। लिप्स लूप कैसे है, SS का स्ट्रक्चर है, लिप लूप का स्ट्रक्चर आपको दिया है, दिस वन स्ट्रक्चर। देन उसके बाद में कॉपर टी है, दिस इज अ टी लाइक स्ट्रक्चर विच इज इंसर्टेड इनटू अ वजाइना, ये फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ओके। और सम हार्मोन्स का भी यूज किया जाता है डिवाइस में, ओके। डिवाइस का यूज करके हार्मोन्स भी फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि प्रेगनेंसी कैरी नहीं होगी, बर्थ कंट्रोल होगा। उसके बाद में जो मेथड दी है वो है फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस। फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस मतलब क्या कि डिवाइसेस ओरली जो लिए जाते हैं मेडिसिन, उसे हम फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस बोलते हैं। इस डिवाइसेस में आता क्या है कि इट इज इंक्लूड्स सम टैबलेट्स। इस फिजिकल डिवाइसेस में क्या आता है कि टैबलेट्स का यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसे हम पिल्स भी बोलते हैं, PILLS, ओके, उसे हम पिल्स भी बोल रहे हैं, ओके। तो आपने इन पिल्स का यूज फीमेल करती है, फीमेल के बॉडी में इनका यूज क्या होता है, जैसे सहेली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रोवाइड करती है
एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस करके। ओके, तो ये सेफ रहता है, लेकिन समटाइम इट इज क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में समटाइम इसके वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। और सहीली ये टैबलेट्स है या पील्स है जिसके वजह से इनके बॉडी में, फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और उसके वजह से बॉडी में प्रेगनेंसी, उनके अंदर प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं होगी। सो ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए म्यूकस सिक्रीशन, सर्वाइकल म्यूकस का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है। सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उस म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और उसके वजह से स्पर्म की एंट्री को रोका जा सकता है। ओके, सो इस पिल्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे नोजिया। नोजिया हमने पढ़ा है, नोजिया मतलब फीलिंग आना वोमिटिंग की, लेकिन वोमिटिंग होना नहीं। ओके, जस्ट फीलिंग आना, वेव्स आना। देन वेट गेन, बहुत ज्यादा वजन बढ़ सकता है। टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, देन स्लाइट ब्लड लॉस बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लड लॉस भी एक्सेस हो सकता है। ओके, सो ये भी बहुत ज्यादा सेफ मेथड नहीं कंसिडर की है। देन अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में बर्थ कंट्रोल के लिए इम्प्लांट, ये एक मेथड है। इम्प्लांट में क्या किया जाता है कि एक थीन टाइनी रॉड, जैसे मैच स्टिक, जो माचिस की तीली होती है उतना एक छोटा सा थीन रॉड रहता है। दैट रॉड इज इम्प्लांटेड इनटू अपर पोर्शन ऑफ द आर्म। आर्म के, फीमेल बॉडी के अपर पोर्शन, आर्म के ऊपर थोड़ा ये इम्प्लांट किया जाता है, और ये इसके वजह से 3 to 4 ईयर तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ओके, सो और इस डिवाइस का, उस रॉड का फंक्शन क्या होता है कि रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। वो भी क्या काम करेगा कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रिलीज करेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं होगी। ओके, देन उसके बाद में जो दी है मेथड वो है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में वेसेक्टोगैमी, और यहाँ पे मैंने दी है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दी है। ओके, वेसेक्टोमी विच इज ऑकर इनसाइड द मेन, जो मेन में यूज की जाती है, और ट्यूबेक्टोमी जिसे हम वुमेन में बोलते हैं, जिसे हम नसबंदी भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो मेल में जो है वो वासा डिफरेंस, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ किया है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे स्क्रोटम है, और यहाँ से ये जो पोर्शन निकला है इपिडाइडम, इससे इसे हम वासा डिफरेंस बोलते हैं। ओके, ये दोनों तरफ प्रेजेंट रहता है, मतलब वासा डिफरेंस। ओके, इस तरीका का जो स्ट्रक्चर है उसे हम वासा डिफरेंस, और यहाँ पे यूटेरस प्रेजेंट रहता है। ओके, यहाँ पे यूटेरस प्रेजेंट रहेगा, और ये जो ट्यूब्स है यहाँ पे आएंगी। तो इस वासा डिफरेंस को टाइड करके, ब्रेक कट करके बांधा जाता है। ओके, इसको यहाँ से मेल पार्ट का जो वासा डिफरेंस है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो वासा डिफरेंस है, उसे कट करके टाइड किया जाएगा, बांधा जाएगा, जिसके वजह से इस टेस्टिस में जो स्पर्म प्रेजेंट है, इस टेस्टिस में यहाँ पे पेनिस रहता है। ओके, या डायग्राम में ड्रॉ की। अब ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस में जो स्पर्म है, ये आप लोगों को पता है एपिडाइडमिस से होके वासा डिफरेंस में जाता है, और उससे आगे ये जाके अदर पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, जैसे आप लोगों को पता है कॉपर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, या फिर सेमिनल प्रोस्टेट है, ये यहाँ पे जाएगी। लेकिन ये यहाँ से ही रिलीज होके अगर आगे नहीं जा पाए तो ये पेनिस से बाहर भी नहीं निकलेगी, स्पर्म पेनिस से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसलिए मेल्स में क्या किया जाता है, इन ये जो वासा डिफरेंस है उसको कट करके उसको बांधा जाता है, टाइट किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज अ वेसेक्टोमी। उसे क्या बोला जाएगा, वेसेक्टोमी। अगर फीमेल में नसबंदी की गई है तो उसमें क्या किया जाता है, जो फॉलिपियन ट्यूब है, ओके, उस फॉलिपियन ट्यूब को कट किया जाता है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप लोगों को पता है। ओके, दिस इज द फंडस, ये है फॉलिपियन ट्यूब। ओके, देन यहाँ पे ओवरी, और ये हमारा यूटेरस का पोर्शन। ओके, तो यहां से लेके यहाँ तक स्पर्म, एग, अगर यहाँ से ओवरी से एग निकल रहा है तो इस फॉलिपियन ट्यूब को यहाँ पे ब्रेक कर दिया जाएगा, जहां से ओवरी से आया हुआ जो एग है वो आगे शिफ्ट ना हो पाए फंडस में या फिर एम्पिला में, तो उसे वहीं पे कट कर दिया जाता है। फॉलिपियन ट्यूब को वहीं पे कट कर दिया जाता है इन केस ऑफ वुमेन, एंड उसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। उसे क्या बोला जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। ओके, सो इट इज अ परमानेंट मेथड, ये परमानेंट मेथड में कंसिडर की जाती है। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसे हम अबॉर्शन बोलते हैं। ओके, टर्मिनेशन मीन्स अबॉर्शन होता है, तो MTP से उसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो अबॉर्शन है से ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड, आप लोगों को पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने डिस्कस किया है, किसे बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहाँ पे 3 मंथ का पीरियड होता है। विद इन 3 मंथ
ये सारी प्रोसेस, एबॉर्शन की प्रोसेस इजीली कैरी आउट की जा सकती है। लेकिन कौन से सिचुएशन में, अगर वहां पे जो फोइटस डेवलप हुआ है अंदर या फिर जो एम्ब्रियो है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज है, तो उस सिचुएशन में एबॉर्शन किया जा सकता है। या फिर कभी कभी अनवांटेड चाइल्ड को भी टर्मिनेट करने के लिए ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। वो जो भी बेबी है या फिर एम्ब्रियो है उसमें एबनॉर्मलिटीज है या नहीं, ये डिस्कस करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, जो भी डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए अमीनोसेंटेसिस इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। कौन सी है ये? अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस में क्या किया जाता है? आप लोगों को पता है कि जो एम्ब्रियो रहता है उस एम्ब्रियो के बाजू में क्या प्रेजेंट है, इन एम्ब्रियो के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अम्नियन प्रेजेंट है, अम्नियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, उस अम्नियोटिक फ्लूइड में एक हॉलो निडल लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट किया जाता है उस थ्रू द इनटू द यूटेरस, और उस अम्नियन से कुछ सिक्रीशन निकाले जाते हैं। जो अम्नियन प्रेजेंट है वहां से फ्लूइड निकाला जाता है, क्योंकि उस अम्नियन में एम्ब्रियो जो क्रोमोसोम्स है एम्ब्रियो के अंदर, या फिर जो फ्लूइड है उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, कि वो फ्लूइड सारा अम्नियन में प्रेजेंट रहता है। जो मटेरियल एम्ब्रियो में प्रेजेंट है वो सारा फ्लूइड भी अम्नियन में प्रेजेंट है। तो अम्नियन से वो फ्लूइड लेके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और फिर अगर वो अबनॉर्मल सिचुएशन है तो वहां पे उस सिचुएशन को क्या किया जाएगा? उस बेबी को टर्मिनेट किया जाएगा, या उसे हम एबॉर्शन भी बोलते हैं, उसे निकाल दिया जाएगा। तो लेकिन इस जो एबॉर्शन या फिर टर्मिनेशन की प्रोसेस है, इसका बहुत बार मिसयूज भी किया जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में बहुत बार ऐसा जो बेबी है या फोइटस है उसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, मतलब मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसका एबॉर्शन किया जाता है या फिर टर्मिनेट किया जाता है। तो ये रोकने के लिए, फीमेल बेबीज का डेथ रोकने के लिए, डेथ परसेंटेज को डाउन करने के लिए क्या किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी एक्ट इन 1971 में, एमटीपी का एक 1971 में एक्ट निकाला है, जहां पे आप उस एक्ट का या फिर इस एमटीपी का मिसयूज नहीं कर सकते। ये सिचुएशन, एबॉर्शन की जो सिचुएशन है, ये कब कैरी आउट होगी? इट इज इन बिटवीन द टाइम पीरियड दिया है विद इन द फर्स्ट 12 वीक, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड बोल रहे हैं, या फिर मोर देन 12 वीक्स बट लेसर देन 20 वीक्स। 20 वीक्स के नीचे मतलब 5 मंथ से पहले, और अप टू द 30, मतलब नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ का रहता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको शुरुआती स्टेजेस में या फिर अल्ट्रासाउंड में आपको पूरी तरीके से डायग्नोज नहीं हो पाता है, तो कभी कभी बिफोर 20 वीक भी ये सारी सिचुएशन या फिर टर्मिनेशन की प्रोसेस कैरी आउट की जा सकती है। ओके, सो दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेथड। ये आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, उसे बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसमें एक्ट क्या जरूरी है, एक्ट कौन से है, देन ईयर और इसकी शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन यहाँ पे जो फीमेल में दी है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जो आपको दिया है लूप लाइक, सॉरी कहाँ पे गया हूँ, हाँ, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में जो है वो लिप लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस और हार्मोन रिलीजिंग, ये सारे जो छोटे छोटे चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम जब डिस्कस करेंगे तब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, जिसे हम एसटीडी भी बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हमको इनफर्टिलिटी डिस्कस करनी है। ओके, अब इनफर्टिलिटी में या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में सबसे ज्यादा ट्रांसमिटेड जो डिसीज है वो सिम्पैसिस है और गॉर्निया। ओके, सो दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर आप सिम्पैसिस, सिम्फिलिस और गॉर्निया का जस्ट गूगल पे डाल भी दोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको अगर पता होना चाहिए कि डिसीज में होता क्या है, तो वहां पे आपको इमेजेस भी आ जाएगी और उसकी पूरी डिटेल भी आ जाएगी। ओके, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजेज है वो है सिम्फिलिस और गॉर्निया। ओके, नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इनफर्टिलिटी। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी किसे बोला है हमने? इट इज अ इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब जो
जो भी इनएबिलिटी है कंसीव करने की, बेबी कंसीव करने की जो इनएबिलिटी है बिकॉज ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, किसकी वजह से है? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से जो फीमेल है वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती, जिसे हम इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी ये मेल में भी कैरी आउट हो सकती है या फिर फीमेल में भी कैरी आउट हो सकती है। तो उसके कुछ मेथड आपको दिए हैं, ये भी पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको जस्ट एक बार रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो है वो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कि स्पर्म एंड एग इज कंबाइंड आउटसाइड द बॉडी। जो स्पर्म और एग है, फीमेल में से एग और मेल में से जो स्पर्म है वो बाहर एक टेस्ट ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसका कन्वर्शन जाइगोट में होने के बाद में अंडर लेबोरेटरी कंडीशन देन इट इज दैट एम्ब्रियो, अर्ली डेवलप एम्ब्रियो देन ट्रांसमिटेड इनटू अ फॉलिपियन ट्यूब फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। क्योंकि किसी फीमेल में अगर प्रॉब्लम हो रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन के लिए, तो उस चीज को क्या किया जाएगा कि ड्यूरिंग menstruation period they can carry out or they can extract the egg from the female and then sperm from the female and then combine into a test tube and then converts into a embryonic condition or early embryonic condition and then shifted into a fallopian tube of the female partner for the further development. Then next जो मेथड है वो है ZIFT. ZIFT means zygote intrafallopian tube. Okay. जाइगोट इंट्राफॉलिपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? इट इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूज व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन द फॉलिपियन ट्यूब। अगर फीमेल के फॉलिपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए, ब्लॉकेज की वजह से जो प्री फर्टिलाइजेशन है वो कैरी आउट नहीं हो सकता है, या फिर एग को रोक दिया जाता है उस चीज को। तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं हो पाता है, तो उस चीज में क्या किया जाता है? एग इज रिमूव्ड फ्रॉम द वुमन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद स्पर्म इज ब्रॉट अबाउट आउटसाइड द बॉडी। ये चीज भी कहा की जाएगी, ये भी आउटसाइड द बॉडी की जाएगी जहां पे फीमेल के फॉलिपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है। ओके, तो उस फॉलिपियन ट्यूब में अगर प्रॉब्लम है देन इट इज शिफ्टेड, फर्स्टली इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ ऑफ द पेरेंट्स, दोनों भी पेरेंट्स से वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा टेस्ट ट्यूब में या फिर लेबोरेटरी में उसे फर्टिलाइज किया जाएगा। उसके डेवलपमेंट होने के बाद में अर्ली एम्ब्रियो जो है वो फॉलिपियन ट्यूब पे जहां पे भी वहां पे ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज के आगे उसे छोड़ दिया जाएगा और देन इट इज शिफ्टेड इनटू अ यूटेरस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि यूटेरस में आप लोगों को पता है कि एम्पुला का जो पोर्शन है उस एम्पुला का पोर्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है, तो वहां पे उसको शिफ्टेड किया जाएगा। देन नेक्स्ट जो है वो GIFTA, गमिट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफर। गमिट इंट्रा फॉलिपियन ट्रांसफर किसे बोला जाता है? देख लो, आपके बुक में दी है इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फॉलिपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। अगर किसी के बॉडी में किसी जो डोनर, जैसे आपने स्पर्म डोनर सुना है, स्पर्म जो डोनेट करते हैं, वैसे ही अपने एग डोनेट करने वाली भी फीमेल्स यहाँ पे रहती है। तो कोई फीमेल अगर इनेबल है एग प्रोड्यूस करने के लिए तो क्या किया जाएगा? अनदर जो फीमेल है उस फीमेल से क्या किया जाएगा? एग एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डोनर और transfer of ovum collected from a donor into a fallopian tube another female who can provide a suitable environment for the fertilization and development। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट गमिट ट्रांसमिशन की प्रोसेस बोलेंगे कि यहाँ पे भी गमिट को इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफर या फिर डेवलपमेंटल ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा, जहाँ पे जो ओविडक्ट में है डायरेक्टली आपको अगर ब्लॉकेज है, जैसे ओविडक्ट हमने फॉलिपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो डोनर मदर है उससे लेके फर्टिलाइज किया जाएगा स्पर्म के साथ में और उसे शिफ्ट किया जाएगा जहां पे भी ब्लॉकेज है उसके आगे उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन याद में रखना कि यहाँ पे जो मदर है वो डोनर है। ओके, तो डोनर मदर से लेके एग को फर्टिलाइज करके देन इट इज शिफ्टेड इनटू अ नेक्स्ट नॉर्मल मदर। ओके, जो पेरेंट्स को रिक्वायर्ड है वो मदर। ओके, देन सेकेंड जो है वो ICSI है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है? इट इज इन विट्रो। ओके, इट इज ऑल्सो आउट ऑफ द बॉडी। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर होना। fertilization procedure in which a single sperm is injected directly into a cytoplasm of an ovum in a laboratory and here the sperm has to naturally penetrate into a egg। यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो स्पर्म है उस स्पर्म जो है वो ओहम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाएगा। ओके, अब जैसे हमने पहले देखा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी
हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बाहर देखी थी, लेकिन वहां पे हमने स्पर्म को इंजेक्ट नहीं किया था। लेकिन ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या किया जाएगा, जो स्पर्म है मेल स्पर्म, उसको ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा, एंड देन इंजेक्ट होने के बाद में फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और देन इट इज शिफ्टेड इनटू अ देन उसे जब ये नेचुरली पेनिट्रेट होगा एग में, देन इट इज शिफ्टेड इनटू अ फीमेल मदर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक मेथड है जहां पे क्या किया जाता है कि मेल पार्टनर इज इनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू अ लो स्पर्म कंटेंट, की किसी मेल पार्टनर में स्पर्म का अगर कंटेंट लो और डाउन है तो उन पार्टनर्स के लिए क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक द स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इनटू अ सर्विक्स ऑफ द फीमेल। जैसे हमने देखा था कि GIFT में मदर डोनर रहती है, ओके, एक मदर भी डोनर रहती है। इस सिचुएशन में क्या आ रहा है कि स्पर्म भी डोनेट किया जाता है, मतलब कोई अगर मेल में लो काउंट ऑफ स्पर्म है तो वो क्या करेंगे उस सिचुएशन में, स्पर्म को कहीं से लेके डोनेट किया हुआ स्पर्म यूज करेंगे एंड देन शिफ्टेड इनटू अ कहाँ पे, फीमेल मदर के पार्ट में, सर्विक्स में उसको शिफ्ट किया जाएगा, एंड देन फर्टिलाइजेशन इज कैरी इनसाइड द बॉडी। वो फिर उसके बाद में की जो प्रोसेस है उसे हम इन विवो बोल रहे हैं। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो स्पर्म लिया और स्पर्म को इंजेक्ट किया इनसाइड सर्विक्स में, और सर्विक्स में इंजेक्ट करने के बाद में जो आगे की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नेचुरली कैरी आउट होगी इनसाइड द फीमेल। देन उसके बाद में है IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन किसे बोला जाता है, इन विच टेक्निक द प्रोसेस इज समव्हाट लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कैसे सिमिलर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द स्पर्म आर इंट्रोड्यूस इनटू अ यूटेराइन कैविटी इंस्टेड ऑफ सर्विक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले देखा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया था स्पर्म को, यहाँ पे भी स्पर्म डोनर ही होगा, डोनेटिंग ही स्पर्म होगा, लेकिन दैट स्पर्म इज इंट्रोड्यूस इनटू अ यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल मतलब फीमेल का जो यूटेरस पोर्शन है उसमें डायरेक्टली शिफ्ट किया जाएगा, सर्विक्स में नहीं, ओके। उसके बाद में जो है वो है स्पर्म बैंक, ओके। स्पर्म बैंक किसे बोल रहे हैं हम, कि जहां पे स्पर्म डोनेट किया जाए। आपने विकी डोनर ये पिक्चर का नाम सुना होगा, पिक्चर भी देखा भी होगा, तो वहां पे वो क्या करता है, अपने स्पर्म डोनेट करता है। लेकिन उसका मतलब क्या कि ऐसे बहुत सारे कपल्स है जिनमें इनफर्टिलिटी रहती है, जिनमें बेबीज नहीं हो सकते, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है, स्टराइल कपल्स रहते हैं, तो उनमें ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो स्पर्म डोनेट करते हैं उस स्पर्म बैंक से स्पर्म को यूज किया जाता है, और जो स्पर्म रहता है वो डोनर स्पर्म रहता है, ओके। तो ये सारी प्रोसेस वहां पे कैरी आउट होगी। लास्ट जो मेथड है वो है एडॉप्टेशन। मतलब आप लोगों को पता है कि अगर किसी में ये सारी प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है सारी जो हमने डिस्कस की है, जैसे IVF है, ZIFT है, GIFT है, ICSI है, आर्टिफिशियल है, IUI है, या फिर जो भी प्रोसेस है, ये बहुत सारी कॉस्टली प्रोसेस होती है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे जो स्टराइल कपल्स है, तो एक वहां पे लास्ट ऑप्शन रहता है वो एडॉप्शन। मतलब किसी भी अनाथ आश्रम से या फिर किसी बेबी को एडॉप्ट करना, एडॉप्टेशन की प्रोसेस भी हम उसे बोलते हैं। मतलब जहाँ पे लीगल पेरेंट से लेके वो अपना कपल क्या कर सकता है, एक राइट प्रिविलेज से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर लॉस के थ्रू, गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू, कोर्ट की परमिशन के थ्रू ये सारी प्रोसेस करके बेबी एडॉप्ट कर सकता है, ओके। सो दीज आर द सम प्रोसेसेस टू स्टॉप द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, अब जिनमें इनफर्टिलिटी है उनको ये सारी चीजें ऑप्शनल में है कि ये सारी चीजें करके उनको बेबी कैरी आउट हो सकता है या फिर बेबी कंसीव कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज दिस इज द इनफर्टिलिटी। और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ओके। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। और एक्चुअली ये जो टॉपिक मैंने लास्ट के 2 पढ़ाए हैं, जैसे हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बर्थ कंट्रोल और इनफर्टिलिटी, ये सारे का सारा जो पोर्शन है वो आप 1 घंटे में पढ़ के क्लियर कर दो। बहुत छोटा टॉपिक है और थेरोटिकल है, जैसे आप पढ़ोगे आपको क्लियरली हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको भी पढ़ के ही सुनाया है। जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर इसको मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगी तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो इसलिए मैंने भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ के ही ये सुनाया, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इतना ही। तो आप ये पढ़ के आप पूरा क्लियर कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू।